हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी यूपीपीएससी। मैं खुशबू चतुर्वेदी एक बार फिर से हूँ आपके सामने आपकी आज की करंट अफेयर्स की क्लास को लेकर के, यानी कि 29 मई 2020 की क्लास को लेकर के। और अगेन ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपकमिंग एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स एक अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आपको मैं बता दूं कि अगर आप करंट अफेयर्स के अलावा भी मुझसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी की लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आ करके वहाँ पे दोपहर में 2 बजे से 3 बजे के बीच में मुझसे अन्य सब्जेक्ट्स पे भी क्या कर सकते हो, क्लासेस ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नोटिफिकेशन नहीं मिलता, मुझे फॉलो कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड एक और चीज़ है, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये राइट प्लेटफॉर्म है तो आप क्या कर सकते हो, मेरा रेफरल मुझे रेफर भी कर सकते हो यूजिंग माई रेफरल कोड खुशबू लाइव KHUSHBOOLIVE। एंड इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर आप साल भर के लिए मेरे कोर्सेज को देखना चाहते हैं तो आप इस 12 मंथ का जो कोर्स है इसको आप परचेज कर सकते हैं। इसको परचेज करने से आपको 7000 का कोर्स 6300 का मिलेगा क्योंकि आपने यूज़ किया है मेरा रेफरल कोड। खैर, इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, अपनी आज की करंट अफेयर्स को इसको स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि 28 मई 2020 को स्वतंत्रता सेनानी और हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर, या इन्हीं को हम लोग जानते हैं विनायक दामोदर सावरकर के नाम से, की डैशवीं जयंती मनाई गई है। 122वीं, 155वीं, 137वीं और 141वीं। भाई आपकी 137वीं जयंती मनाई गई है। अब अगर जयंती की बात करी जा रही है तो इनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी पता होना चाहिए। तो आपको मैं बता देती हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2020 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी में से एक थे वीडी सावरकर, उनकी 137वीं जयंती मनाई और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी। वीडी सावरकर या वीर सावरकर का जो जन्म हुआ था ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के ग्राम भगूर में 28 मई 1883 को हुआ था। सावरकर एक अच्छे लेखक थे, एक अच्छे कवि थे और वक्ता भी थे। उनकी माता जी का नाम राधाबाई और पिताजी का नाम दामोदर पंत सावरकर था। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आई थिंक कि अगर आपको वीडी सावरकर के बारे में नहीं है तो आपको पता चल गई होगी। आज़ादी के लिए काम करने के लिए उन्होंने एक गुप्त सोसाइटी बनाई थी जो मित्र मेला के नाम से भी जानी जाती है। और अपने आपस में आपको मैं बताऊं कि एक तरीके का दंगल था ये मित्र मेला। खैर, इसके साथ साथ में बहुत सारी न्यूज़ है वीर सावरकर को लेकर के, यानी कि वीर सावरकर ने राष्ट्रध्वज यानी तिरंगे के बीच में धर्मचक्र लगाने का सुझाव सर्वप्रथम दिया था, जिसे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने माना भी था। उन्होंने ही सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया। वे ऐसे प्रथम राजनयिक बंदी थे जिन्हें विदेश यानी कि फ्रांस भूमि पर बंदी बनाने के कारण हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उनका मामला पहुंचा था। सावरकर द्वारा लिखित पुस्तक, इसको आपको याद रखना है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, एक सनसनीखेज पुस्तक रही जिसने ब्रिटिश शासन को हिला डाला था। विनायक दामोदर सावरकर दुनिया के अकेले स्वतंत्रता योग्य थे या योद्धा थे जिन्हें दो आजीवन कारावास की सजा मिली, सजा को पूरा किया और फिर से वे राष्ट्रीय जीवन में सक्रिय भी हो गए थे। खैर, बहुत सारी स्टेटमेंट है, थोड़ा सा पीछे जाएंगे। वे विश्व के ऐसे पहले लेखक थे जिनकी कृति 1857 का प्रथम स्वतंत्रता को दो देशों ने प्रकाशन पहले से ही प्रतिबंधित कर दिया था। वे पहले स्नातक थे जिनकी स्नातक की उपाधि को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण अंग्रेज सरकार ने वापस ले लिया था। देन सावरकर क्रांतिकारी होने के साथ साथ लेखक, वकील और हिंदुत्व के विचारधारा के समर्थक भी थे। आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने सावरकर को काले पानी की सजा दी थी। विनायक दामोदर सावरकर का निधन 26 फरवरी 1966 को हुआ था। तो भारत को आज़ाद करा करके 1883 में जन्मे वीर सावरकर अपने अच्छे खासे योगदान को देते हुए चले गए हमारे से दूर। खैर, वे हैं ये हैं आपके विनायक दामोदर सावरकर जी। आपके अगले प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि निम्न में से किस संगठन ने कोविड कथा का हिंदी संस्करण जारी किया है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद NCERT ने, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने, राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। सी, आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद NCSTC, इसने कोविड कथा का हिंदी संस्करण जारी किया है। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST ने डॉक्टर अनामिका रे मेमोरियल ट्रस्ट के सहयोग से कोविड-19 महामारी के संदर्भ में जन जागरूकता फैलाने के लिए सभी यानी कि A to Z महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करने वाली लोकप्रिय मल्टीमीडिया गाइड का हिंदी संस्करण जारी किया है। इसका अंग्रेजी संस्करण पहले से ही इस महीने की शुरुआत में जारी कर दिया गया था। विशेष रूप से हिंदी पट्टी के लोगों को यानी कि हम सभी लोगों को कि कोविड कथा के हिंदी संस्करण की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से कोविड कथा के हिंदी संस्करण को अतिरिक्त और संशोधित जानकारी के साथ में लेकर जारी किया गया है, जिससे लोग इसका लाभ भी उठा सकते हैं।
मल्टीमीडिया टेक्निकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके कोविड-19 के संबंध में सामान्य जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग लोगों की उपयुक्त ज्ञान और विश्वास के साथ महामारी को समझने और उसके साथ साथ उसके निपटाने में या उसका निपटारा करने में सहायता प्रदान करने के लिए एक इंटरैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक गाइड का रूप प्रस्तुत किया है। देश भर में एक जन समर्थित कोविड कथा अभियान की शुरुआत की गई है और यह एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया का रूप ले रही है। कोविड कथा का मेघालय की खासी भाषा में अनुवाद किया जा रहा है। इसका तमिल संस्करण भी आ रहा है। लोग अपने आप ही इसके बंगाली और असमिया संस्करणों पर काम कर रहे हैं। लाइक अगर आपको हिंदी आती है, आपको इंग्लिश आती है, तो आप इसको अपनी ही भाषा में क्या कर सकते हो, ट्रांसलेट भी कर सकते हो। खैर, आगे बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न के साथ में, और इसमें आपसे बोला जा रहा है कि मुजतबा हुसैन, इनका हाल ही में निधन हो गया। यह एक प्रसिद्ध डैश लेखक थे। मुजतबा हुसैन नाम से ही संबंधित है, ये आपके उर्दू लेखक थे। खैर, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रसिद्ध उर्दू लेखक, हास्य और व्यंग्यकार मुजतबा हुसैन, जिन्होंने अपना पद्मश्री लौटा दिया था, 84 वर्ष की आयु में हैदराबाद तेलंगाना में एक लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हो गया। उनका जन्म 15 जुलाई 1936 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। उन्हें अक्सर उर्दू के मार्क ट्वेन के रूप में वर्णित किया गया था। हुसैन ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत हैदराबाद से प्रकाशित एक प्रमुख उर्दू दैनिक सियासत से की थी। मुजतबा हुसैन प्रसिद्ध लेखक इब्राहिम जलीस और अनुभवी पत्रकार महबूब हुसैन जिगर के भाई थे, जो सियासत से जुड़े थे। उनके जीवन का लेखा जोखा मुजतबा हुसैन जैसा देखा वैसा पाया और मुजतबा हुसैन आइनों के बीच उनकी कला और शैलियों के साथ उनके संबंधित नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया था। पुस्तकों का प्रकाशन एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली द्वारा किया गया था। उन्होंने कई पुस्तकें और यात्रा वृत्तांत भी लिखे थे, जिनमें जापान चलो जापान उर्दू साहित्य में उनके सबसे बड़े योगदानों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह पुस्तक जापान में दुर्लभ और मनोरंजक अंतर्दृष्टि को सम्मिलित करती है। उनकी रचनाओं का उड़िया में, कन्नड़ में, हिंदी में, अंग्रेजी, रशियन और आपकी जापानी भाषाओं में भी अनुवाद किया गया था। भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद द्वारा 2007 में मुजतबा को पद्मश्री के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के बाद उन्होंने अपनी पद्मश्री वापस कर दी, क्योंकि वे देश की स्थिति में सुधार से खुश नहीं थे। खैर, ये रहे आपके मुजतबा हुसैन साहब जी। देन आपका अगला प्रश्न है, आपसे बोला जा रहा है कि फ्लिपकार्ट ने आम किसानों, यहाँ पे आपका आम आदमी पार्टी के वाला आम नहीं, या यहाँ पे आम की फसल वाले किसानों की बात करी जा रही है, आम फ्रूट्स की बात करी जा रही है। आम किसानों को समर्थन देने के लिए निम्नलिखित में से किस एक राज्य को के आम विभाग के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि ये फ्लिपकार्ट हैज साइंड MOU विद विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स मैंगो डिपार्टमेंट टू सपोर्ट मैंगो फार्मर्स। ठीक है, मैंगो है यहाँ पे, तो हिंदी वाले आम को आम ना समझें। असम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पंजाब, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है कर्नाटक, आपको पता भी होगा। खैर, इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि कर्नाटक राज्य के आम विभाग और विपणन निगम लिमिटेड और MLC और फ्लिपकार्ट ने आम के किसानों को इस आम के सीजन में फ्लिपकार्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी उपज बेचने के समर्थन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बहुत ही अच्छी बात है। फ्लिपकार्ट मैंगो बोर्ड किसान निर्माता संगठनों, विक्रेताओं, उत्पादकों और व्यापारियों के लिए नामांकन करके प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। यह साझेदारी किसानों को वास्तविक रूप से दुकानदारों तक आवश्यक बाजार पहुंच प्रदान करेगा, ताकि कोरोना वायरस के इस कठिन समय के दौरान संभावित आय का साधन उपलब्ध कराया जा सके। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहकों की पहुंच के लिए बंगलुरु शहरी, कोलार, हावेरी, हुबली, धारवाड़ और बेलगाम के फल उपलब्ध होंगे। अल्फांजो, बादामी, एपोज, वंगानपल्ली, केसर, नीलम, हिममपासन, सिंदूर और मल्लिका जैसी किस्में फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पर 3 किलोग्राम के बैचों में उपलब्ध होगी। आप 3 किलो का एक बैच ले सकते हो। भारतीय डाकघर मैंगो बोर्ड के साथ भागीदारों के रूप में उपभोक्ताओं को उपज के लिए वितरण का समर्थन कर रहे हैं। यह साझेदारी कोविड-19 महामारी स्थितियों में उपभोक्ताओं को आवश्यक बाजार पहुंच प्रदान करके किसानों को एक संभावित राजस्व पैदा करेगी। फ्लिपकार्ट ने विभिन्न फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और रिटेल संगठनों के साथ में मिलकर अपने प्लेटफॉर्म पर आवश्यक चीजों के अधिक व्यापक दायरे का विस्तार भी किया है। आपके अगले प्रश्न में आपसे बोल रहे हैं कि भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि साई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारतीय खेल प्राधिकरण ने 2749 खेलो इंडिया एथलीटों के खातों में भत्ते के रूप में 30,000 रुपए जमा किए हैं। 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीटों को 21 खेल विषयों में आउट ऑफ पॉकेट भत्ता दिया गया है। उनमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है? मैं आपको बता दे रही हूँ कि एक और दो दोनों स्टेटमेंट सही है। मैंने पढ़ा है इसके बारे में, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ।
आपका बताया जा रहा है कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने 2749 खेलो इंडिया एथलीटों के खाते में भत्ते के रूप में 33,000 रुपए जमा किए हैं। यह कुल रकम 8.25 करोड़ रुपए की है। भारतीय खेल प्राधिकरण के अनुसार ये पैसा 22 मई 2020 को एथलीटों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है। कुल 2,893 एथलीटों को यह पैसा दिया जाना है। शेष 144 एथलीटों को जो धनराशि है वो मई 2020 के अंत तक हस्तांतरित कर दी जाएगी। यह भत्ता 2020-21 की पहली तिमाही के लिए है। इस भत्ते में गृह नगर की यात्रा के लिए खर्च, आहार शुल्क, जबकि घर और एथलीटों द्वारा किए गए अन्य विविध खर्च शामिल किए गए हैं। 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीटों को 21 खेल विषयों, जो आपका सेकंड ऑप्शन था, 21 खेल विषयों में आउट ऑफ पॉकेट भत्ता दिया गया है, जिनमें से सबसे अधिक संख्या में महाराष्ट्र, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, 386, हरियाणा 381, दिल्ली 225, पंजाब 202 और तमिलनाडु 165 से हैं। खेलो इंडिया एथलीटों को सालाना 1.20 लाख रुपए अकाउंट ऑफ पॉकेट भत्ता मिलता है, जो 6.28 लाख रुपए की खेलो इंडिया छात्रवृत्ति का एक हिस्सा है। यह सालाना योजना के तहत चुने गए प्रत्येक एथलीट को दी जाती है। भारतीय खेल प्राधिकरण के बारे में बता देती हूँ। भारतीय खेल प्राधिकरण भारत में खेल के विकास के लिए भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। इसका मुख्यालय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में है। मूल एजेंसी खेल विभाग, युवा मामले और खेल मंत्रालय है। आपके अगले प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के तेज गेंदबाज शेहान मधुशंका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है? इसका भी आंसर श्रीलंका है। ठीक है, क्या किया भाई, देखिए, श्रीलंका के तेज गेंदबाज शेहान मधुशंका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। इसके साथ साथ श्रीलंका बोर्ड ने उनको बैन भी करने का फैसला किया है। दाएं हाथ के मध्यम गति के इस तेज गेंदबाज और उसके एक दोस्त को 23 मई को 2 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था। 25 साल के इस गेंदबाज शेहान मधुशंका ने अब तक अपने कैरियर में केवल 2 T20 इंटरनेशनल मैच और 1 वनडे मैच खेले हैं। चोट की वजह से वो अब तक क्रिकेट में वापसी नहीं कर पाए थे। जनवरी 2018 में ढाका में खेले गए वनडे मैच में मधुशंका ने बांग्लादेशी बल्लेबाज मशरफे मुर्तजा, रुबेल हुसैन और महमूद उल्लाह को लगातार 3 गेंदों पर आउट करके हैट्रिक लेते हुए इतिहास भी रचा हुआ था। वनडे में सबसे पहले हैट्रिक विकेट लेने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के गेंदबाज जलाल उद्दीन ने साल 1982 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद के मैदान पर चटकाने में सफलता हासिल करी थी। वनडे इंटरनेशनल में अब तक 49 हैट्रिक लग चुकी हैं। ये हैं आपके शेहान मधुशंका, इनको आप देख सकते हैं। खैर, आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे बोल रहे हैं इस प्रश्न में, निम्नलिखित में से किस मंत्री ने तत्काल स्थायी खाता संख्या पैन सुविधा शुरू की है, जो आधार संख्या आधारित eKYC का उपयोग करता है? राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और निर्मला सीतारमण सभी बहुत चर्चा में हैं। सभी बताए हैं कि आप ये केंद्रीकृत मंत्री हैं और आपका योगी आदित्यनाथ तो अपना एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही काम कर रहे हैं। खैर, निर्मला सीतारमण ने जैसा कि अपना प्रॉमिस किया था, उन्होंने ये काम करके दिखाया है। केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुरूप केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में आधार आधारित eKYC के माध्यम से पैन के तत्काल आवंटन लगभग वास्तविक समय के आधार पर की सुविधा का शुभारंभ औपचारिक रूप से किया है। यह सुविधा अब उन पैन आवेदकों के लिए उपलब्ध है जिनके पास वैध आधार नंबर है और इसके अलावा आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर भी है। इसकी आवंटन प्रक्रिया कागज रहित है और आवेदकों को इलेक्ट्रॉनिक पैन ई-पैन निःशुल्क जारी किया जाता है। 25 मई 2020 तक करदाताओं को कुल 50.52 करोड़ पैन आवंटित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 49.39 करोड़ पैन विभिन्न व्यक्तियों को जारी किए गए हैं और 32.17 करोड़ से भी अधिक पैन को आधार के साथ जोड़ा गया है। तत्काल पैन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। तत्काल पैन प्राप्त करने के लिए आवेदकों को आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर अपना वैध आधार नंबर डालना होता है। इसके बाद उसके आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है, जिसे उसे वेबसाइट पर डालना होता है। यह प्रक्रिया पूरी होते ही 15 अंकों वाली एक पावती संख्या प्राप्त हो जाती है। तत्काल पैन आवंटन सुविधा का शुभारंभ आयकर विभाग द्वारा डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ाया गया एक और अहम कदम है, जिससे करदाताओं के लिए नियमों का अनुपालन करना और भी अधिक आसान हो गया है। तो अभी सारी चीजें डिजिटल हो रही हैं। आप आम भी घरों में बैठ के खरीद रहे हो, बेच रहे हो, इससे ज्यादा डिजिटल इंडिया और क्या होगा।
खैर लॉकडाउन के दौरान हरियाणा से अपने पिता को साइकिल पर बैठाकर दरभंगा लाने पर बेटी ज्योति को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? भाई मैथिली वीरंगाना सम्मान से इसको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। अब इसमें है क्या देख लीजिएगा। भारत के बिहार की ज्योति को मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान हरियाणा से अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर दरभंगा वापस लाया। बहुत ही ताज्जुब वाली बात है। लॉकडाउन में बीमार पिता को साइकिल पर लेकर गुरुग्राम से बिहार के दरभंगा स्थित अपने गांव सिरहुल्ली पहुंची साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी के हौसलों को दुनिया भर सलाम कर रही है। उसके सम्मानित करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। इस बीच राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता विनोद कापड़ी ने ज्योति की संघर्ष यात्रा पर फिल्म व वेब सीरीज बनाने की घोषणा की है। ज्योति के पिता मोहन पासवान ने विनोद कापड़ी की कंपनी BFPL के साथ अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर कर फिल्मों और वेब सीरीज बनाने की सहमति दे भी दी है। अपने आप में बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है ज्योति ने। खैर समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ज्योति के बैंक खाते में 1 लाख रुपए भी भेजे हैं। सुपौल जिले के निर्मली का एक प्रतिनिधि मंडल सिरहुली गांव पहुंचा। ज्योति को मैथिल वीरंगाना की उपाधि दी। ज्योति को ताम्र पत्र, प्रशस्ति पत्र, वस्त्र और 5100 रुपए दे करके उसके अदम्य साहस की सराहना भी की। ये अपने आप में सराहनीय कार्य है, तो सराहना करना लाजमी है। ये है ज्योति, आप इनको देख सकते हैं। देन आपके अगले प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल मंदिर परिसर से 9वीं शताब्दी के शिवलिंग का पता लगाया है। यह स्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? फिलीपींस में, इंडोनेशिया में, वियतनाम में या भारत में? सो भाई ये वियतनाम में स्थित है। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को हाल ही में एक संरक्षण परियोजना की खुदाई के दौरान 9वीं शताब्दी का शिवलिंग मिला है। यह शिवलिंग बलुआ पत्थर का है। विकास ने दोनों देशों के बीच सभ्यता संबंधी जुड़ाव को रेखांकित किया और यह भारत के विकास साझेदारी का एक महान सांस्कृतिक उदाहरण भी था। चाम मंदिर परिसर वियतनाम के कोंग प्रांत नाम में भाई मन सियू या भाई माई सन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का एक हिस्सा है। माफ कीजिएगा, गलती होगी पढ़ने में। देन यह 9वीं शताब्दी ईस्वी में राजा इंद्रवर्मन द्वितीय के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, जो उसी क्षेत्र के प्रसिद्ध डोंग डाउन बौद्ध मठ के लिए भी उत्तरदायी था। फ्रांसीसी विशेषज्ञों ने 1903 से 4 में जर्जर हालत में मंदिर परिसर की खोज की थी। उस समय खुदाई के दौरान फ्रांसीसी पुरातत्वविदों ने मंदिरों के समूह में एक शिवलिंग की उपस्थिति का वर्णन भी किया था, जिसे वर्तमान में पुनर्जीवित या पुनर्निर्मित किया जा रहा है। हालांकि उन दिनों सीमित उत्खनन क्षमताओं के कारण शिवलिंग को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका था। इसके बाद वियतनाम में राजनयिक अशांति और युद्धों ने मंदिर परिसर को नष्ट कर दिया था। विदेश मंत्रालय ने जनवरी में विदेशों में संस्कृति और विरासत संरक्षण परियोजनाओं का समन्वय और संचालन करने के लिए एक नई डेवलपमेंट पार्टनरशिप डिवीजन भी बनाई है। ये रहा आपका वो शिवलिंग जिसकी बात मैं कर रही हूँ या जिसकी बात न्यूज कर रही है। आपके अगले और अंतिम प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? भाई मार्कोस प्राडो ट्राइजो को आपके न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया है। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ब्राजील के मार्कोस प्राडो ट्राइजो, ये आपको याद रखना है कि ये ब्राजील के हैं, ठीक है, को अपना अध्यक्ष नामित किया है। वे भारतीय बैंकर कुंडानपुर वामन कामत का स्थान लेंगे। कि आपको पता होगा केवी कामत हम लोग पढ़ते थे। उन्होंने 2015 में विश्व बैंक के पहले अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था। नियुक्ति से संबंधित निर्णय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की विशेष आभासी बैठक के वर्चुअल बैठक की हो रही है आजकल, उसके दौरान लिया गया था। बोर्ड ने भारतीय स्टेट बैंक SBI के अनिल कुशोरा को NDB के उपाध्यक्ष के रूप में अवसंरचना विकास ऋणों में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की ओर सहायता के लिए भी नियुक्त किया है। तो आप इनका नाम याद रख सकते हैं, अनिल किशोरा को। देन ADB के समझौते के लेखों के अनुसार बोर्ड ऑफ गवर्नर संस्थापक सदस्य देशों में से एक को घूर्णाकार आधार पर यानी कि आपका सर्कुलर वे में एक राष्ट्रपति का चुनाव करता है। अध्यक्ष बैंक के कोऑपरेटिव स्टाफ के प्रमुख होते हैं, जो निवेशकों या निर्देशकों के निर्देशन में साधारण व्यवसाय का संचालन करते हैं। प्राडो ट्राइजो ने ब्राजील के उप अर्थव्यवस्था मंत्री और विदेश व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए विशेष सचिव के रूप में कार्य किया है और बहुपक्षीय विकास संस्थानों के बोर्ड पर ब्राजील सरकार का प्रतिनिधित्व भी किया है। अनिल किशोरा की बात करूं तो उन्होंने लगभग 38 वर्षों तक SBI में काम किया है और SBI परिचालन के सभी क्षेत्रों में उनका संपर्क था। ADB में शामिल होने से पहले उन्होंने SBI समूह के परिचालन, बाजार, ऋण, साइबर, सूचना सुरक्षा और अन्य जोखिम के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होने के नाते SBI के उप प्रबंधन निर्देशक और मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में काम भी किया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के अनौपचारिक नाम से भी जाना जाता था, ब्रिक्स समूह के देशों द्वारा स्थापित किए गए एक नए विकास बैंक का आधिकारिक नाम है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों
और अन्य उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की सतत विकास की मूलभूत परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना है। इसका गठन जुलाई 2015 में किया गया था। मुख्यालय शंघाई चीन में है। सदस्यता ब्राजील की है, रशिया की। ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिक्स है तो ब्राजील होगा, रशिया होगा, इंडिया होगा, चाइना है एंड आपका दक्षिण अफ्रीका है, जो कि आपका 2010 में पहली बार शामिल हुआ था। 2009 में शामिल होने के बाद में पहली समिट में उन्होंने पार्ट लिया था। सो ये हैं आपके मार्कोस, प्राडो, टाइजो, आप इनको देख सकते हैं। सो आई होप कि आपको आज की करंट अफेयर्स अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की करंट अफेयर्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा। एंड अगेन मैं फिर से आपसे बोलना चाहूँगी कि थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। अपना अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें एंड पढ़ाई मन हो तब भी करें, मन नहीं हो तब भी थोड़ा बहुत मन बना के कर लें, क्योंकि इस समय मुझे मालूम है कि लॉकडाउन के पीरियड में जब आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत असहज और असमर्थ महसूस कर रहे हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। बट अगेन एक आपको फ्लो मेंटेन करके रखना है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जनरेट करके रखना है, ताकि आपको आने वाले समय में एक अच्छा रिजल्ट मिल सके। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। बाय बाय।